आज के इस ब्लॉग में जो हमने अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करी है पहाड़ों में एक छोटा सा घर बनाने की, उसके बारे में हम डिटेल शेयर करने वाले हैं। और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग भी अपना कुछ ड्रीम कर रहे हो ना इस तरीके का कुछ पहाड़ों में छोटा सा घर बनाने का, तो या तो अपना आप वो ड्रीम कंप्लीटली ड्रॉप कर दोगे या फिर आप अपने ड्रीम की तरफ थोड़ा एक कदम आगे बढ़ जाओगे। तो इस ब्लॉग को कंप्लीटली एंड तक देखना। अगर आप हमें रेगुलर फॉलो करते होंगे तो आप हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बट हम आपको अपना एक क्विकली सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम दोनों ही आईटी प्रोफेशनल हैं और हम ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। वैसे तो हम वीकडेज़ में अपना काम करते हैं, पर वीकेंड में हमें घूमना-फिरना बहुत पसंद है। तो उसी में अपना टाइम निकाल के हम घूमने जाते हैं और उसी के थ्रू हम व्लॉग्स बनाते हैं। व्लॉग्स में आपको जो हमारी बजट ट्रिप्स होती है, बजट स्टेज़ होते हैं और बजट फूड होता है, वो हम आपको शेयर करते हैं। जैसे हमने बताया कि हम लोग ना बहुत सारे प्लेसेस घूमते हैं, हमने प्लेन्स में भी बहुत सारे एरियाज़ घूमे, हमने हिल्स में भी बहुत सारे एरियाज़ घूमे। और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ की ना हर किसी के अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोग पहाड़ों से प्लेन्स में आ रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ पर अच्छी जॉब चाहिए, उनको यहाँ पर बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहिए या फिर कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए। तो यही सारी चीज़ों को देखते हुए पहाड़ों से लोग जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं प्लेन एरिया में। कुछ लोग ऐसे भी हैं हम जैसे जो सोच रहे हैं कि प्लेन एरिया से पहाड़ों में शिफ्ट हो जाएँ। तो जो ट्रांज़िशन है ना, अगर आप ये देखोगे कि जो पहाड़ों से प्लेन्स में आना, ये ट्रांज़िशन बहुत आसान है, आप बहुत ईज़िली कर सकते हो। पर प्लेन से पहाड़ों में जाना, इस चीज़ का ट्रांज़िशन ना बहुत टफ़ है। ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती, आप लोग वीडियोज़ देखते हो या फिर कुछ रील्स देखते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार पहाड़ों में इतना घर है, पहाड़ों में ऐसा घर है, ये है, वो है, आपको लगता है कि हमारा भी होना चाहिए। तो कभी भी इस चीज़ को लेके इस चीज़ का डिसीज़न मत लेना, क्योंकि जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पहाड़ों के अपने बहुत डिफरेंट चैलेंजेस हैं, बहुत कठिनाइयाँ हैं, बट उसके बाद भी अगर आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको भई एक छोटा-सा घर पहाड़ों में लेना है, तो उसके लिए हमारा किस तरीके का एक्सपीरियंस था, किस तरीके से हमने चीज़ें फाइनलाइज़ करी, वो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे कि आपको ना ये सारी आइडियाज़ पड़ जाएँ कि आपको ये स्टेप उठाना चाहिए या नहीं। सबसे पहली चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है कि पहाड़ों से जहाँ भी आप कोई जगह देख रहे हो, उस जगह से जो मेजर सिटी है प्लेन एरिया की, वो कहाँ पर है? क्योंकि पहाड़ों में क्या है, जितना भी आपका सामान आता है या फिर जो बड़ी मार्केट्स होती हैं, वो नियर बाय जो प्लेन सिटी होती है, वहाँ से ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप देखोगे देहरादून एक मेन सिटी है, उसके आस-पास का फिर जितना भी इलाका है, या फिर हल्द्वानी एक प्लेन में मेन सिटी है, बड़ी सिटी है, उसके आस-पास का इलाका है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो मेन सिटीज़ हैं, हल्द्वानी है, वहाँ तक जाने के लिए आपको कितना ड्राइव करना पड़ता है। जैसे कि हल्द्वानी से अगर आप भीमताल की डिस्टेंस बात करोगे, तो लगभग-लगभग 20 किलोमीटर है। उसके बाद जितना भी आप ऊपर की तरफ जाओगे, आपके किलोमीटर्स बढ़ते चले जाएँगे। उसके अलावा पहाड़ों में जितनी भी आपकी ड्राइव होती है, आप ये मान के चलो कि हर किलोमीटर के लिए आपको 3 मिनट लगने वाले हैं, जो कि ये प्लेन एरिया में जो हम कम्यूट करते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि कुछ भी अगर इमरजेंसीज़ हैं या फिर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, आपको इमरजेंसी में कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो आपको ये टाइम भी कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा कि आप जहाँ भी कोई ज़मीन देख रहे हो, वहाँ से किसी प्लेन एरिया में, किसी बड़ी जगह जहाँ हॉस्पिटल वगैरह है, वहाँ तक जाने का कितना टाइम लगता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, आसपास का पूरा एरिया समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में भी ना मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत फ़ेमस हो गई हैं, जैसे कि एक वर्ड हम बार-बार यूज़ करते हैं मुक्तेश्वर। तो मुक्तेश्वर ऐसा नहीं है कि वो पूरा एरिया मुक्तेश्वर है। मुक्तेश्वर एक प्लेस है, एक गाँव है, उसके आस-पास ना बहुत सारे इलाके हैं। तो वो सारे इलाकों में ना डिफरेंट-डिफरेंट विलेजेज़ हैं और सारी जो जगह हैं वो काफ़ी सुंदर हैं। लोग हर जगह घूमने जाते हैं, जो मतलब मुक्तेश्वर के आस-पास घूमने जाते हैं ना, वो डेफ़िनिटली उन लोकेशंस को जानते हैं। बट हर कोई कहता यही है कि हम मुक्तेश्वर घूमने जा रहे हैं। मैं आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि मुक्तेश्वर से पहले भटेलिया एक बड़ी मार्केट पड़ती है, तो भटेलिया को डायरेक्टली कोई नहीं जानता, बट जो भी मुक्तेश्वर जाता है ना, वो मोस्टली भटेलिया क्रॉस करता है, वहाँ पे शॉपिंग करता है या फिर उसके आस-पास ही अपना स्टे लेता है। पहाड़ों में जो लैंड का एरिया होता है, उसको हम नॉर्मल अपना स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर गज में नहीं नापते, वहाँ पर डिफरेंट एक टर्मिनोलॉजी चलती है नाली, नाली और मुट्ठी। और अगर हम नाली को कन्वर्ट करें स्क्वायर मीटर में, तो एक नाली के अंदर 200.67 स्क्वायर मीटर होते हैं, लगभग 240 गज या फिर 2160 वर्ग फुट। तो इतना एरिया एक नाली कहलाता है। अभी बात करते हैं कि पहाड़ों में ज़मीन किस तरीके की होती है। अब पहाड़ों में जो ज़मीन है मेजरली हम लोग उसको ना 4 पार्ट में कैटेगराइज़ करेंगे। पहली कैटेगरी है जो आपका मेन मार्केट्स हैं। बड़ी मार्केट का मतलब वहाँ पे आपको एक बेसिक मेडिकल शॉप मिल जाएगी, आपको कुछ कपड़ों की दुकानें मिल जाएँगी, कुछ रॉ मटेरियल के सामान मिल जाएगा, बेसिक ग्रोसरी मिल जाएगी। तो बस यही आपकी 5-6 कैटेगरी की चीज़ें होंगी जो आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो पहली कैटेगरी आपकी ये हो गई कि स्टेट हाईवे पर है, मेन मार्केट के पास लैंड हो गई। सेकंड आता है आपका स्टेट हाईवे पे है, बट वो आपका जो मेन मार्केट है उससे दूर है, किसी आइसोलेटेड लोकेशन पर है। तो डिफरेंट डिफरेंट 2 जो एरियाज़ हैं, उसमें भी बीच में लगभग 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है या फिर 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है। उसके बीच में आपको कहीं कुछ लैंड के ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो ये आपका सेकंड कैटेगरी हो जाएगी। थर्ड कैटेगरी में हम उस ज़मीनों को रखेंगे जो कि विलेज रोड पर हैं। तो पहाड़ों में भी मेन स्टेट हाईवेज़ के अलावा विलेज रोड होती हैं। डेफ़िनेटली उनकी कंडीशन स्टेट हाईवे जितनी अच्छी नहीं होती, ना ही उस पे इतना कोई ट्रैफ़िक होता, ना ही चहल-पहल होती। बट एक प्रॉपर आपको ब्लैक रोड मिल जाएगी, मतलब डामर वाली रोड मिल जाएगी, वो आपकी विलेज रोड कहलाती है।
तो थर्ड कैटेगरी आपके इस तरीके के प्लॉट्स होते हैं। फाइनली जो फोर्थ कैटेगरी के प्लॉट हैं वो है जहाँ पर आपकी रोड्स नहीं जाती, मतलब कि आपको उस लैंड तक जाने के लिए वॉक करके जाना पड़ेगा। आपको जो अपना व्हीकल है वो किसी मेन रोड पर छोड़ना पड़ेगा, विलेज रोड पर या फिर स्टेट रोड पर, और फिर आप वहाँ से 100 मीटर 200 मीटर वॉक करके जाओगे या फिर उससे ज़्यादा भी वॉक करके जा सकते हो, और फाइनली आप एक पर्टिकुलर लैंड पे पहुंचोगे। तो आपका फोर्थ कैटेगरी की हो गई। पहाड़ों में जो प्लॉट के रेट हैं वो पहले जैसे नहीं है। जैसे आप कुछ रील्स देखते होगे कि 5 लाख रुपए नाली, 8 लाख रुपए नाली, 10 लाख रुपए नाली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन सब चीज़ों में धोखे में मत आना आप। पहाड़ों में भी जो प्रॉपर्टीज़ के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब डेफिनेटली मैं उन प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ जो लिवेबल हैं, जहाँ पर आप कुछ लेने का सोच सकते हो। होंगे बहुत, डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि 5 लाख 10 लाख रुपए नाली आज भी ज़मीन मिल जाएगी, बट वो ऐसी जगह पर होगी जहाँ पे डेफिनेटली आप लेना नहीं चाहोगे। वो बहुत रिमोट लोकेशन होगी, दूर-दूर तक कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी, ऐसी जगह पे पक्का मिल जाएगी। बट अगर आप एक ऐसी लोकेशन ढूँढ रहे हो या फिर आप ऐसा चाहते हो कि जहाँ पर लिवेबल हैं, गाँव वाले रहते हैं या फिर दूसरे लोग रहते हैं, कुछ मार्केट है, तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। जो चारों कैटेगरीज़ के प्लॉट हैं उनके रेट्स काफ़ी वैरी करते हैं, और वैरी करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये रोड कनेक्टिविटी एक मेजर फैक्टर है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है हाइट। तो अप्रॉक्स अगर आप 6000 से 7000 फीट की बात करोगे तो ये कि परफेक्ट हाइट मानी जाती है, जहाँ पर जो वेदर है ना वो 12 महीने प्लेजेंट रहता है। तो उस रेंज में जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो आपको हमेशा ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उससे अगर आप नीचे आ जाओगे तो डेफिनेटली गर्मियों में आपको कुछ पंखा या एसी लगाना पड़ेगा, तो उस प्रॉपर्टी के रेट थोड़ा आपको कम देखने को मिल सकते हैं। उससे ऊपर जाओगे तो वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती हैं, बर्फ़ बहुत पड़ती है, ठंड बहुत पड़ती है, तो वहाँ भी हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी के रेट थोड़े कम देखने को मिले। इसके अलावा सेकंड फैक्टर है प्रॉपर्टी के रेट का व्यू। आपको उस लोकेशन से किस तरीके का व्यू मिल रहा है। देखिए पहाड़ों में मतलब जो भी आप लोग जाते हो घूमने या फिर आप कहीं स्टे करते हो, आपको क्या अच्छा लगता है? आपको वहाँ के व्यूज़ अच्छे लगते हैं। तो ऐसी लोकेशन जहाँ से कोई ओपन व्यू मिलता है वैली का, दूर-दूर तक आप देख सकते हो, तो उस प्रॉपर्टी के रेट डेफ़िनिटली ज़्यादा होंगे। अगर कहीं पर आपका व्यू ब्लॉक हो रहा है, जैसे कि कोई आपकी ज़मीन है वो थोड़ा घाटी में है और सामने की तरफ पहाड़ है, आपको सिर्फ़ वो सामने का पहाड़ दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता, तो आपको थोड़े रिस्पेक्टिवली रेट जो है उसके कम देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी के जो एक फिक्स रेट है वो तो आपको कोई नहीं बता सकता। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप मौके पे जाओगे, किसी से बात करोगे या फिर कितना ओनर डिमांड कर रहा है। सम टाइम होता क्या है कि इनिशियली हो सकता है कि आप लोग सुनो कि प्रॉपर्टी का जो रेट मिल रहा है आपको 25 मिल रहा है, 30 मिल रहा है, बट जब मौके पे बात होती है, पता चलता है कि वो हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन है बेचने वाले की कि वो सच में उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है या नहीं चाहता है। मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि मुक्तेश्वर के आस-पास के जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो किस तरीके के हैं। तो अगर आप किसी स्टेट हाईवे में किसी मार्केट के पास प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट 65 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए पर नाली तक भी हैं, क्योंकि वो सारा स्पेस जो है कमर्शियली स्पेस है, वहाँ पर काफ़ी अच्छे-अच्छे होटल हैं, कुछ कैफ़ेज़ हैं, तो बहुत एक प्राइम लोकेशन हो जाती है, उस हिसाब से जो रेट है वो काफ़ी हाई है। सेकंड आपकी जो स्टेट हाईवे की रिमोट लोकेशंस हैं, वहाँ पर आपको लगभग 30 से 35 या फिर 40 लाख रुपए नाली तक की प्रॉपर्टी मिल सकती है, जिसके अंदर की वो बहुत आइसोलेटेड लोकेशन होगी। डेफ़िनिटली वहाँ पर आस-पास कोई ना आपको शॉप मिलेगी, ना कोई घर मिलेगा, बस एक स्टेट हाईवे है और कुछ आपको एक ज़मीन मिल जाएगी। हो सकता है फ्यूचर में कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए, बट अभी के लिए वो आप अपने रिस्क पे लोगे। थर्ड आता है आपका विलेज रोड। विलेज रोड पे बहुत मुश्किल है प्रॉपर्टीज़ को मिलना, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी मोस्टली वो सेल आउट हो चुकी हैं, या फिर वो उस तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं कि वहाँ पर ना घर बिल्ड नहीं हो सकते। सरकार ने एक विलेज की रोड तो बना दी, बट बहुत स्टीप ढलान है या फिर बहुत हाइट पर है दूसरी साइड, तो आपको डायरेक्टली ना ऐसा नहीं मिलेगा कि रोड कनेक्टिविटी पे कोई आपको प्लॉट मिल जाए। बट स्टिल उस एरिया में अगर आपको कहीं पे प्लॉट मिल रहा है, तो आप मान के चलो उसके रेट वही सेम 30 लाख रुपए से 40 लाख रुपए नाली के आस-पास मिलेंगे। सबसे लास्ट में जो आपका सबसे एक अफोर्डेबल ऑप्शन बचता है, वो है आपका वॉकेबल वाले, जहाँ पर जाने के लिए आपको 100 से 200 मीटर या 500 मीटर वॉक करके जाना होगा। तो बेस्ड ऑन दी कितना डिस्टेंस आपको वॉक करनी है, कितनी वो हाइट पर है या फिर उसकी किस तरह की लोकेशन है, वहाँ के जो प्लॉट के रेट हैं, वो अप्रॉक्स 15 लाख से 25 लाख रुपए नाली के आस-पास के आपको देखने को मिलेंगे। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कमेंट पे हमसे पूछा कि भई आपने जो ज़मीन परचेज़ करी है, वो किस रेट में परचेज़ करी है? तो पब्लिकली देखिए हम इस तरीके से ना आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते कि उसका क्या रेट है, बट हमारी जो प्लॉट है, जो हमारा लैंड हमने ली है, वो एक विलेज रोड पर आती है। तो मैंने आपको सारी कैटेगरीज़ के प्राइस बता ही दिए, तो उसी प्राइस रेंज में हमारे प्लॉट की रेट आप गेस कर सकते हैं। एक और बेसिक क्वेश्चन है लोगों का, बहुत सारे डाउट्स हैं, हमें भी थे कि आउटसाइडर उत्तराखंड में प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, डेफ़िनेटली इसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है आउटसाइडर को प्रॉपर्टी परचेज़ करना, बट बहुत सारे उसके ऊपर ना आपको क्लॉज़ भी हैं जिसके अंदर आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हो। पहला है डेफ़िनेटली नगर निगम क्षेत्र,
नगर निगम क्षेत्र में आप कितनी भी प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो, उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। या फिर कोई ऐसा ज़िला जो कि प्लेन एरिया के अंदर आता है, जैसे हल्द्वानी वगैरह हो गया, वहाँ पर भी आप कितनी प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो। उत्तराखंड का जो भू कानून है वो प्रोटेक्ट करता है मेनली आपके विलेज एरियाज़ को या फिर रिमोट लोकेशंस को, तो वहाँ पर आप ईज़िली प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकते हो। तो विलेज एरियाज़ में भी प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में कैटेगराइज़ करा गया है, आपका रेजिडेंशियल लैंड या फिर आपका एग्रीकल्चर लैंड। तो आउटसाइडर एग्रीकल्चर लैंड को परचेज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर खेती नहीं कर सकते हैं, बट वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए ज़मीन खरीद सकते हैं, जिसकी एक लिमिट लगाई है गवर्नमेंट ने कि आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए सवा नाली ज़मीन खरीद सकते हो। अब सवा नाली ज़मीन खरीदने का जो एक रिस्ट्रिक्शन है, वो ऐसा नहीं है कि पर पर्सन है, वो पर परिवार है, पर फैमिली है। फैमिली की डेफिनिशन भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हस्बैंड, वाइफ, उनके अनमैरिड बच्चे और उनके डिपेंडेंट पेरेंट्स, ये सब मिलकर एक पूरी फैमिली बनती है। फॉर एग्जांपल आप हो, आपका ब्रदर है और आप दोनों मैरिड हो, तो ये 2 फैमिली कहलाएँगी। बट हस्बैंड और वाइफ हम लोग दोनों अलग-अलग जो हैं सवा नाली नहीं खरीद सकते, हमें सिर्फ़ सवा नाली कंबाइंड अलाउड है। इवन अगर मेरे पेरेंट्स मुझ पर डिपेंडेंट हैं, तो वो भी मेरी फैमिली के पार्ट में आएँगे। हाँ, अगर मेरे पेरेंट्स सैलरीड हैं या फिर उनका कुछ पेंशन है, वो मेरे साथ नहीं रहते, वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो फिर वो अलग फैमिली के अंदर काउंट किए जाएँगे। पहाड़ों में जो ज़मीन लेना है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो अगर आप लोग कोई भी ऐसा डिसीज़न ले रहे हो ना कि आपको ज़मीन लेनी है, तो कभी भी इस बहकावे में मत आना कि कहीं आपको बहुत सस्ते में कोई ज़मीन बेच रहा है या फिर आपको ना एक लालच सा दे रहा है कि हाँ भई, आप जल्दी से ले लो, डील निकल जाएगी। तो इस तरीके की जल्दबाज़ी आप बिल्कुल मत करना। पहाड़ों में ज़मीन खरीदने के लिए आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि पहाड़ों में आजकल क्या हो रहा है ना, जो डीलर्स हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो बहुत सारे तरह के फ्रॉड भी चला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई ऐसा कर रहा है, बट ऐसे इंस्टेंसेस सामने आए हैं जहाँ लोगों को ना इस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिसमें कि प्रॉपर्टी को मल्टीपल लोगों में बेच दिया, या फिर जो प्रॉपर्टी बेच रहा था ना, उसको ही नहीं पता कि वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में उसकी है भी या नहीं। कई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, 3-4 फैमिलीज़ में डिवाइडेड होती हैं, और फिर क्या होगा ना, एक बार आप उसको टोकन मनी दे दोगे या फिर आप उससे भी आगे की कुछ कार्रवाई कर लोगे और बाद में वो चीज़ें फँस जाएँगी, तो हो सकता है कि आपका पैसा अटक जाए। तो प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए आपको ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। मैं आज के इस वीडियो में आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, और डेफ़िनिटली हम ट्राई करेंगे कि आगे चल के ना हर चीज़ के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दें। तो प्रॉपर्टी परचेज़ करने की जो जर्नी है, उसको स्टार्ट करने का सिंपल सा तरीका यही है कि आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि आप एक बार गर्मी की छुट्टी में घूमने गए, आपको वो लोकेशन पसंद आई और आप सोचो कि मैं उस ज़मीन को ले लूँ। ये ऐसा ना, ये बहुत इंस्टेंट वाले जो डिसीज़न होते हैं, कभी भी सही नहीं जाते। तो हमेशा क्या करना है आपको, आपको मल्टीपल टाइम उस एरिया में विज़िट करना है, हर सीज़न में विज़िट करना है। तो कई बार क्या होता है ना कि गर्मियों में तो आप गए थे घूमने 1-2 दिन के लिए, आपको वो जगह अच्छी लगी, बट एक बार आप वहाँ बारिश में जाके देखो, हो सकता है कि आपका मन बदल जाए और आप ना अपना जहाँ प्लेन में रह रहे हो, यही मान लो कि हमारा प्लेन्स बहुत अच्छे हैं, ये सेफ एरिया है। क्योंकि पहाड़ों में जब बारिश होती है ना, तो बिल्कुल जो आस-पास की चीज़ें हैं बदल जाती हैं। जब आप देखोगे ना पहाड़ों में उस पानी को बहते हुए, तो आपके अंदर एक डर सा बैठ जाएगा कि यार, इस लोकेशन पे घर तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो मेरा यही आपको सजेशन है कि आप जब भी ऐसे पहाड़ों में घर लेने का सोचो या किसी लोकेशन को फाइनलाइज़ करो, तो मल्टीपल टाइम उस एरिया में विज़िट करो। गर्मियों में जाओ, सर्दियों में जाओ, बारिश में जाओ, हर सीज़न में जाके आप देखो कि किस तरह के चैलेंजेज़ हैं, कहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। सर्दियों में बर्फ़ पड़ गई अगर, तो वहाँ पे फिर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, हफ्तों-हफ्तों भर तक के लिए कनेक्टिविटी कट जाती है। तो वो सारे चैलेंजेज़ आपको पता होने चाहिए। फाइनली अगर आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि भई आपको इस लोकेशन पे घर लेना ही है, तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, वहाँ पर कुछ ब्रोकर्स वगैरह से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आप डेफ़िनिटली देखिए, वहाँ जाकर ना ऐसे सड़क पे घूमते हुए लोगों से प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पूछ सकते। हर जगह का यही है, आपको कुछ ब्रोकर्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा, उनके पास आइडिया होता है कि कौन-कौन सी प्रॉपर्टी सेल में है या फिर किस रेंज में है। तो लोकल में आपको बहुत सारे वहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स मिल जाएँगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जहाँ भी आप स्टे करते हो, वहाँ पर जो वहाँ के ओनर हैं या फिर आस-पास के कुछ लोग हैं ना, आप उनसे कुछ कॉन्टैक्ट्स निकालने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ से आपको रिलायबल जो रिसोर्सेज़ हैं वो मिल जाएँगे। इस तरीके से इंस्टाग्राम की रील से या फिर कहीं यूट्यूब से जो कॉन्टैक्ट होते हैं ना, जनरली आप डायरेक्टली उनके थ्रू मत जाओ। लोकल में आप जाओ, जहाँ स्टे कर रहे हो वहाँ बातचीत करो। वहाँ से कुछ अगर आपको कॉन्टैक्ट मिल सकता है किसी डीलर का, तो वो कॉन्टैक्ट लेके उनसे कनेक्ट में रहो। नेक्स्ट स्टेप आता है कि ठीक है, आपने डीलर से बात कर ली और डीलर्स ने आपको बता भी दिया कि भई ये प्राइस रेंज है, इतना एरिया अवेलेबल है। आप डिसाइड करोगे कि भई ठीक है, आप एक फैमिली हो तो आप सवा नाली ले सकते हो, या फिर आपके पास 2 फैमिलीज़ हैं, तो 2 फैमिली से आप ढाई नाली ले सकते हो। उस तरीके से अपने डीलर को कन्फर्म कर दोगे और अपनी विज़िट प्लान करोगे। डेफ़िनिटली एक विज़िट नहीं लगने वाली, आपको मल्टीपल विज़िट्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको 5-6 बार उस लोकेशन पे ट्रैवल करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के लिए, तभी जाके आपको हो सकता है कि कोई चीज़ पसंद आए। सब चीज़ आपको पसंद आ जाएगी ना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका आता है, वो आता है डॉक्यूमेंट्स चेक करना। आपको मौके पर जो उस प्रॉपर्टी का सेलर है, जो ओनर है, जो उसको बेच रहा है, आपको मौके पर उनको बुलाना है,
उनके साथ बातचीत करनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कराने हैं। आपको ट्राई करना है कि आप उन डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी, जो भी उनकी खसरा-खतौनी है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने साथ ले लो। नेक्स्ट आपको जाना पड़ेगा उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर उस एरिया के पटवारी के पास, क्योंकि वही है जो एक पर्सन जो आपको बता सकता है कि भई ये लैंड परचेज़ करने के लिए अलाउड है भी या नहीं। उस लैंड को हो सकता है कि ओनर बेचना भी चाह रहा है, डीलर दिखा भी रहा है, बट क्या आप एलिजिबल हो उसको परचेज़ करने के लिए, वो सिर्फ़ आपको पटवारी बता सकता है। तो आपको पटवारी ऑफ़िस जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर वो भी जो एरिया है, जो वहाँ का खतौनी है, वो आपको दिखानी पड़ेगी उनको। फिर वो बताएँगे कि हाँ भई, एज़ अ आउटसाइडर आप अलाउड हो यहाँ पर परचेज़ करने के लिए या नहीं। जब आप ये डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करा लोगे, नेक्स्ट आपको एक और विज़िट करवानी पड़ेगी, जिसमें आप पटवारी जी को एक एप्लीकेशन दोगे कि भई आपको इस लैंड की नपाई करानी है। क्योंकि पहाड़ों में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि ओनर आपको कहेगा कि ये लैंड 2 नाली की है या फिर 3 नाली की है, बट एक्चुअल में वो साइज़ नहीं होता है। वो चीज़ भी पटवारी नपाई करके ही आपको बताएँगे। तो आपको इस चीज़ के लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स कराना पड़ेगा कि फला-फला डेट पर ओनर भी वहाँ पे प्रेज़ेंट होगा, डीलर भी वहाँ पे प्रेज़ेंट होगा, पटवारी अपने साथ जो भी इक्विपमेंट हैं या फिर जो पर्सन है उनको लेकर आएँगे और उस लैंड की नपाई करके एक्चुअल साइज़ बताएँगे कि भई ये लैंड यहाँ पड़ती है, ये इसका साइज़ है और आपको ये पैमाइश करके वो एक मैप बना के दे देंगे। ये प्रोसेस तक होने में भी आपका कुछ ना कुछ खर्चा होगा, वो भी मैं आपको पब्लिकली इस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, बट डेफ़िनिटली आपको कुछ ना कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इतना कुछ होने के बाद ही जो आगे के स्टेप हैं वो आप कंटिन्यू करना। आगे का स्टेप डेफ़िनिटली हर जगह ये होता है कि आप एक कुछ टोकन मनी देते हो, तो जो भी आप टोकन मनी ओनर को ट्रांसफ़र करोगे वो किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के थ्रू ही करोगे। उसका एक एग्रीमेंट भी होगा कि भई आपने फला-फला डेट को उनको XYZ अमाउंट जो है एज़ अ टोकन मनी दिया है और विदिन इतने मंथ आप इस लैंड के लिए कंप्लीट पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्री करा लोगे। तो इस तरीके का एक एग्रीमेंट आप उनके साथ करोगे। आपने जो भी एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट के हिसाब से आप एक डेट फिक्स कर लोगे ओनर के साथ कि भई हमें इस डेट को वहाँ पर आ सकते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए। उस डेट से 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले आप इलेक्ट्रॉनिकली सारा पैसा जो है उनको ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर आप उसका डीडी बना सकते हो। वो अमाउंट उनको ट्रांसफ़र करने के बाद अपनी तय करी हुई डेट पर आप रजिस्ट्रार ऑफ़िस जाके इसकी रजिस्ट्री करा लोगे। रजिस्ट्री कराने के बाद भी जो लैंड का ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट नहीं होता है। इसके बाद भी एक लंबी प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं दाखिल-खारिज। तो ये भी एक कंप्लीट एक टॉपिक है पहाड़ों में ना, इसके ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो उसके ऊपर हम डिटेल वीडियो अलग से बना देंगे। बट हाँ, आप ये मत सोचना कि रजिस्ट्री हो गई तो लैंड आपकी हो गई। उसके बाद आपको दाखिल-खारिज कराना मस्ट है और उसकी भी एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। अब देखिए लैंड का जो प्राइस है वो सिर्फ़ ज़मीन का प्राइस नहीं है, इसके ऊपर आप मान के चलो कि 10% तक का आपका एक्स्ट्रा खर्चा भी होगा। 10% के एक्स्ट्रा खर्चे में मैं आपको एक सिंपली बता देता हूँ। 2% आपका ब्रोकरेज जाता है। वहाँ पे प्लेन एरिया की तरह नहीं होता कि 1% ओनर देता है, 1% आपका बायर देता है। वहाँ पे सारा का सारा जो 2% है, वो आपका जो बायर है वो ओन करता है, वही डीलर को देता है। इसके अलावा आपका जो रजिस्ट्री की ई-स्टैम्प बनती है उसका पैसा या फिर उसके अलावा आपका एक रसीद कटती है उसका पैसा, दाखिल-खारिज के लिए आप कुछ ना कुछ पैसा देते हो उसका खर्चा, ये सारे खर्चे जो है ना ये एक्स्ट्रा हैं। तो आप मान के चलो कि अगर आप जो भी डील कर रहे हो, जो भी लैंड परचेज़ कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मान लीजिए 50 लाख की कोई लैंड सेलेक्ट कर ली, तो आप क्लियरली मान के चलो कि उसके ऊपर 5 लाख का आपका और खर्चा होगा। ये सारे खर्चे तो आपके हो गए लैंड परचेज़ करने तक के, बट पहाड़ों में एक और इसके बाद भी चैलेंज आता है। ये सारी चीज़ें ना मतलब इनिशियली कोई नहीं सोचता, पहले बहुत ग्लिम्सी सा लगता है, लोग बस सोचते हैं कि हाँ, पहाड़ों में ज़मीन ले लें। पहाड़ों में जो ज़मीनें होती हैं वो इस तरह से नहीं होती। जैसे कि प्लेन एरिया में आप नींव खड़ी करते हो, कॉलम डालते हो, चारदीवारी खड़ी करके अपनी बिल्डिंग खड़ी कर देते हो, इस तरीके से पहाड़ों में नहीं होता। पहाड़ों में इससे पहले क्या है, आपको 2 चीज़ हो सकती हैं। अगर वो लैंड जो है वो कमर्शियल में कन्वर्टेड नहीं है, तो आपको उसको 143 कराना पड़ेगा, मतलब का जो लैंड का यूजेज़ है उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा आपका कमर्शियल में, उसी के बाद आप उसपे कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन करने से पहले भी आपको सबसे पहला स्टेप आएगा कि आपको ना उस लैंड का जो है टोपोग्राफी करानी पड़ेगी। नॉर्मल भाषा में उसको कंटूर भी बोल देते हैं, बट टोपोग्राफी करानी पड़ती है। उससे आपको ये निकल के आता है कि लैंड का किस एरिया जो है, मतलब लैंड आपकी मल्टीपल खेत में है, कौन-सा खेत किस हाइट पर है, रोड से कितनी हाइट पर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। ये इन्फॉर्मेशन देखने के बाद जो नेक्स्ट आपका बड़ा खर्चा होने वाला है, वो है इस लैंड का डेवलपमेंट कराना। पहाड़ों में ज़मीन में अगर आप कभी कुछ सोचते हो कि घर बनाना है, तो वहाँ पर रिटेनिंग वॉल बनाना मस्ट होता है। तो आप मान के चलो कि रिटेनिंग वॉल आपको एक बनानी ही पड़ेगी, चाहे कैसी भी लैंड हो। कुछ इस तरह से रिटेनिंग वॉल्स दिखती हैं। अगर आप सोच रहे हो कि भई ये रिटेनिंग वॉल है, उसको बनाने का खर्चा क्या होता है, तो मैं आपको एप्रॉक्स आइडिया दे देता हूँ। रिटेनिंग वॉल बनाने का जो साइज़ है, वो क्यूबिक मीटर में नापा जाता है और 1 क्यूबिक मीटर जो वॉल बनाने का खर्चा है, वो 8,000 से लेके 9,000 तक आता है। रिसेंटली जो ये प्राइस हाइक हुए हैं पेट्रोल, डीज़ल के, उस वजह से ये रेट थोड़ा और बढ़ गया होगा, बट एक ये लमसम मैंने आपको फिगर बता दिया। जब आपकी लैंड इस तरह से डेवलप हो जाएगी, उस पे एक प्लेन एरिया निकल कर आ जाएगा, तो उसके बाद की जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। मैं आपको बस एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि प्लेन एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्सेस जो हिल एरिया में कंस्ट्रक्शन का जो डिफरेंस है प्राइस का,
वो किस तरीके का है। तो अगर आप लोगों को प्लेन एरिया में अगर कोई घर बनाने में कहीं पर 10 लाख रुपए लगते हैं, तो पहाड़ में वही चीज़ बनाने में आपको 15 से 18 लाख रुपए लगेंगे, क्योंकि पहाड़ों में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो एक एक्स्ट्रा मेजर फैक्टर बन जाता है। जितना भी आपका मटेरियल है वो प्लेन एरिया से ना ट्रांसपोर्ट करा जाता है, उसका एक एक्स्ट्रा खर्चा आपको पे करना है। साथ ही साथ जो लेबर कॉस्ट है वो पहाड़ों में थोड़ा एक्स्ट्रा होती है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और आप लोगों का भी अगर कुछ ऐसा ड्रीम है कि पहाड़ों में आपको कोई घर बनाना है या फिर वहाँ जाके बसना है, तो आप लोगों के कैलकुलेटर्स निकल गए होंगे और आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि पहाड़ों में जो घर बनाना है या फिर घर लेना है, ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक एक्सपेंस है। ये ऐसा एक्सपेंस है जिसके अंदर आपकी जेब तो ढीली होगी, साथ में आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा अपना। उसके बाद ये है कि पहाड़ों में जो घर है उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, आज घर है कल ना हो, किसी को कुछ नहीं पता। पहाड़ों में जो चीज़ें हैं बहुत ही आपका फ्रजाइल होती हैं, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी। बाकी हमारी जो भी कोई डेवलपमेंट होगी इस सब्जेक्ट में, वो अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करते ही रहेंगे। चैनल पे मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है मुक्तेश्वर डायरीज़ के नाम से, तो आप उस जो प्लेलिस्ट है उसको बुकमार्क कर लेना, तो जो भी कुछ हमारे नए वीडियोज़ आएंगे उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होते जाएंगे और आप लोग ना एक पूरा सीक्वेंस में देखते जाओगे कि किस तरीके से हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं या फिर हमारा आगे किस तरीके का प्लान है। बाकी अपना जो डेली अपना ऑफिस का काम है हम वो कर रहे हैं, अपना रोटी कपड़ा मकान की जो जद्दोजहद है वो चालू है। साथ में अपना थोड़ा टाइम निकाल के वीकेंड्स पे हम घूमते रहेंगे और जो हमारी बजट ट्रिप्स की डिटेल्स हैं, किस तरीके से हम अपनी बजट ट्रिप प्लान करते हैं, वो अपने चैनल पे आप लोग के साथ हमेशा की तरह शेयर करते रहेंगे। तो बस यही सब था इस ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। मिलते हैं फिर किसी एक और नए ब्लॉग में कुछ नए प्लेस एक्सप्लोर करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोरर बीज।